सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सोलो लेवलिंग मानहुआ के नेक्स्ट एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में आप लोगों को जिन्वू के साथ हमारे रियल ड्रैगन किंग यानी डिस्ट्रक्शन मोनर्क का फाइट देखने को मिलेगा। अमेजिंग फाइट होने वाला है, आप लोगों को भी मजा आएगा। एंड देखने के बाद कमेंट करके मुझे बताना कि मॉन्स्टर का आवाज मैंने आज कैसा निकाला है। आप जब सुनोगे तो शायद आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कौन से मॉन्स्टर का आवाज बता रहा हूँ, बट आप लोग सुन के गेस करके उसके बाद मुझे बताना। और बाकी दोस्तों के साथ ये वीडियोस तो आप लोग सभी शेयर करते ही होंगे। शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट तो करना, या चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं देखता हूँ थोड़े व्यूज़ अगर आ भी जाए बट सब्सक्राइबर्स भाई सेम के सेम। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई? कर लो ना, मेहनत तो हमारा ही जाता है, तो सब्सक्राइब तो करना बनता है यार। ठीक है, तो आज का एक्सप्लेन देखो, मज़े करो, कमेंट तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना, वरना मारूंगा ऐसी जगह पे ना, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। हाँ तो ठीक है, एक्सप्लेन देखो और मज़े करो। मैं मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी के साथ बात नहीं कर पा रहा। क्या उसने मुझे धोखा दे दिया, या फिर ये तुम्हारे चाल का कोई हिस्सा है? मैं इसी बार इसी वक्त तुम्हें सच में खत्म कर दूंगा। जिन्वू के सामने वो अपने मुंह से फायर ब्लास्ट करता है और वहां पर ब्लास्ट के कारण हम जमीन को देखते हैं जो कि बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। एक बड़ा सा जो अंचल जो कि बिल्डिंग को लेकर था वो बिल्कुल खाली हो जाता है। लेकिन जिन्वू इधर अपने ड्रैगन के सहारे ऊपर उड़ जाता है। अराइज। तो सभी शैडोज एक के बाद एक बाहर निकलकर आ जाते हैं, जिनमें ड्रैगन राजा की सेनाएं भी मौजूद थे। और उसके बाद चाइना के हंटर को अंदर ही अंदर एक बहुत ही भयानक मैजिक पावर का एहसास होता है। और वो जब उस तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि शायद उन्होंने फाइट अब शुरू कर दिया होगा। लड़ाई शुरू होता है और एक ब्लास्ट के साथ, जिसमें सभी शैडोज जल जाते हैं। जिन्वू ने इधर एक मोनार्क के सामने सेनाओं को भेजा था। ये देखने के बाद वो मोनार्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो उस मोनार्क को एक खाली जगह पर ले आता है जहां पर बहुत सारे शैडो सोल्जर्स मौजूद थे। तो उसने क्या आयरन बॉडी मोनार्क के सभी सोल्जर्स को एब्सॉर्ब कर लिया? हम वहां पर बहुत सारे ड्रैगन्स और टाइटैनिक मॉन्स्टर्स को देख पाते हैं। और उसके बाद हम बेरू और शैडो कमांडर को देखते हैं जिसने आयरन बॉडी मोनार्क को हरा दिया था। तो उन्होंने पहले आयरन बॉडी के सेनाओं को हराया और उसके बाद मेरे पीछे आए। इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। शैडो मोनार्क की सेनाओं को देखकर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उधर ऊपर हम और एक मोनार्क को देख पाते हैं जो कि बहुत सारे गेट्स को एक साथ ओपन करता है। ये वो गेट है जो कि ट्रांसफिगरेशन यूग्यूमंट मोनार्क ने बनाया है, जिसके चलते जितना संभव हो सके उतना ज्यादा सेनाओं को इधर समन किया जा सकता है। हम देखते हैं गेट से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल रहे थे। उसके बाद हम जिन्वू को देखता है जो कि अपने सभी समन्स को वापस बुला लेता है। और उसके बाद मोनार्क जिन्वू से पूछने लगता है कि उसने आखिर समन्स को बुला क्यों लिया, क्या वो उससे डर गया है? जो भी हो, लेकिन ताकत का इतना अंतर देखने के बाद शायद वो ऐसा कर भी सकता था। लेकिन उधर ही हम ड्रैगन राजा का एक झलक देख पाते हैं। वो मोनार्क ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और उसके साथ साथ गुस्सा भी करता है। जिन्वू इधर पावर अप करने लगता है और वो इधर ड्रैगन राजा का ताकत इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। वो इधर ड्रैगन राजा को समन नहीं करता है, बल्कि उसे ड्रैगन राजा का ताकत का इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। और उसके बाद जिन्वू जोर से चीखता है और हवा में उड़ने लगता है और सभी ड्रैगन्स को, सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है ड्रैगन फियर के माध्यम से। वो मोनार्क भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और उसके बाद ही जिन्वू अचानक से उस मोनार्क के पीछे आ जाता है। मेरे पीछे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि ये बस उसकी तेजी के लिए है? वो उसका ताकत का अंदाजा लगा ही रहा था कि तभी जिन्वू ट्रांसफर समन का इस्तेमाल करके जिन्वू उसे अपने राज्य में लेकर आता है, यानी अपने महल के सामने। जिन्वू उस मोनार्क को अपने दल से अलग करके दुनिया के इस कोने में लेकर आ जाता है। उसके बाद मोनार्क को समझ में आ जाता है कि अगर वो अपने उस शैडो सोल्जर्स का इस्तेमाल करेगा तो जिन्वू का ताकत बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसलिए शायद उसने ये सब सोचा कि इसे क्यों ना इधर अकेले लाया जाए। तो क्या ये तुम्हारा कैसल है? हाँ, मेरा ही है। तुम्हारा ये कैसल देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई शैडो मोनार्क का कैसल है, लेकिन अच्छा है। अगर ऐसी बात है तो ये कैसल बिल्कुल सही है तुम्हारे मौत का कब्र बनने के लिए। जिन्वू इधर अपना हथियार बाहर निकाल लेता है। वो लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था।
तो इसका मतलब यह है कि ये लड़ाई तब तक चलेगा ना जब तक मेरा सेना मुझे यहाँ पर आकर ढूंढ नहीं लेता। मोनार्क उधर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जिन्वो भी इधर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी सेनाओं को बुला लेता है। साथ ही साथ हम उस मोनार्क को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन में बदल जाता है। इधर हम बाकी एस रैंक ई रैंक हंटर्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई कर रहे थे अपनी जगह को बचाने के लिए। जहां पर हम थॉमस आंद्रे को जैसे देखते हैं जो कि सभी मॉन्स्टर्स को रोक रहे थे, उसी के साथ साथ हम ई रैंक हंटर्स को भी देखते हैं जो कि ज़्यादा कुछ भी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मदद भी कर रहे थे। और इसी के साथ साथ सी रैंक हंटर्स, डी रैंक हंटर्स वो भी दल बनाकर सभी ए रैंक एस रैंक बीस्ट्स के साथ मुकाबला कर रहे थे। जहां पर एक ही वक्त पर ई रैंक हंटर्स एक बीस्ट को, डी रैंक हंटर्स 3 बीस्ट को शिकार कर रहे थे, उसी वक्त में सी रैंक हंटर्स वहां पर करीब करीब 10 बीस्ट का शिकार कर रहे थे। और उसी वक्त हम वहां पर हंटर छा को देख पाते हैं जो कि आसमान की तरफ देख रही थी और उन्होंने भी कई मॉन्स्टर्स का खात्मा किया था जो उनके पैरों के नीचे मौजूद थे। आसमानों में मौजूद चाहे वो लाखों मॉन्स्टर्स को क्यों ना खत्म कर दे, लेकिन वो असल में आसमान के बस एक तारे ही है। हम उधर खड़े सभी ए रैंक हंटर्स और इस रैंक हंटर्स को देख पाते हैं जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने के बाद बस वहाँ पर बैठे हुए थे या तो खड़े हुए थे और आसमान की तरफ देखे जा रहे थे। और इधर भविष्यवाणी ये हो रही थी कि जब आसमान से सभी तारे नीचे गिरेंगे और एक साथ एक आकार लेंगे, उसके बाद ही हमें भविष्य देखने का मौका मिलेगा, जिसके चलते सभी इंसानों के अंदर उम्मीद की एक किरण ज़रूर मौजूद होगी। हंटर संग जिन्वो ने जापान में काफ़ी अच्छा काम किया है, ये रिपोर्ट आकर एक आदमी एडम को देता है। तो अगर उन्हें कोई ज़रूरत हो हम एक गुट हंटर्स को क्या उनके पास भेज दें? वहाँ पर तो अभी सभी एस रैंक हंटर्स मौजूद है ना, तो आखिर किस तरीके के हंटर्स को हम भेजें? शायद कोई ई रैंक हंटर्स? क्या तुम ये बात जानते हो कि हंटर संग जिन्वो ई रैंक हंटर्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा क्यों करता है? जी माफ़ी चाहता हूँ, मैं जानता हूँ यह काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सर ई रैंक हंटर कभी भी एक हीरो नहीं बन सकता। और इधर हम फाइट की जगह पर देखते हैं जहाँ पर हम जिन्वो को देखते हैं जो कि आसमान में था और इधर मोनार्क को शैडो बाइंड के माध्यम से बांधने की कोशिश जारी थी। पहले सभी उसका मुंह बंद कर रहे थे ताकि वो वहाँ पर आग से कोई ब्लास्ट न कर पाए और सभी प्लानिंग के माध्यम से एक के बाद जैसे कोई उसका पूंछ पकड़ रहा था और कोई हवा से ही उसके ऊपर वार करने के लिए तैयार थे। बीरू और शैडो कमांडर जो कि हवा से ही उस पर वार करने की कोशिश करते हैं, वो सभी एक के बाद एक पूरी ताकत के साथ जोरदार वार उस पर करते जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर भी तलवार से जोर एक करारा वार होता है जिसके चलते उसके पूरे बॉडी में बिजली का झटका दौड़ने लगता है। जिन्वो इधर ये सब कुछ ऊपर से ही देख रहा था, जहाँ पर उसे उसी वक्त लग रहा था कि सब कुछ उसके मुताबिक बिल्कुल सही सही चल रहा है। लेकिन इधर मोनार्क को मज़ा आ रहा था और अचानक से ही वो अपनी आंखें खोलता है और हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वो भी ड्रैगन फियर का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते वो जगह बिल्कुल कांपने लगता है और शैडोज अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं। ड्रैगन फियर का जब इस्तेमाल किया जाता है ड्रैगन राजा की तरह, तो कोई भी उस जगह से हिल नहीं पाता है या फिर जिन्वो अपने शैडोज को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। इसलिए जिन्वो अपने सभी शैडोज को बुला लेता है और उसके बाद वो मोनार्क फिर से अपने मुंह में एक ब्लास्ट तैयार करने लगता है और वो जिन्वो के ऊपर फायर कर देता है। तो उस जगह में भी सेम बिल्कुल पहले की तरह ही तबाही मच जाता है। जिन्वो अपने कैसल को भी बुला लेता है। एक आग का गोला बस आगे बढ़ता है और उसके बाद पूरी जगह तबाह हो जाता है। समझे, यही मेरी असली ताकत है। मैं हर जगह तबाही मचाता हूँ। मैं तबाही का दूसरा नाम हूँ। मैं सभी की कुर्बानियों से भी पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता। खून का वो एमलगम, हमारा चीखना और तबाही के लिए हमारा पागलपन, ये सब चीजें बस एक ही वजह से, क्योंकि हम सभी लड़ाई करना चाहते हैं। यही मैं हूँ, एंडरेस, ड्रैगन्स का असली राजा और विध्वंस का मोनार्क। जिन्वो भी इधर उस मोनार्क का इतना ज़्यादा ताकत देखने के बाद और इतना ज़्यादा माना देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जब वो मोनार्क ऑफ द जायंट के साथ मिला था और जब उसका पावर सील्ड था और सील खोलने के बाद जब वो पावर महसूस हुआ था, बिल्कुल उसे इसी वक्त ऐसा ही महसूस हो रहा था। वो मोनार्क
अपने असली फॉर्म में आ जाता है। तुम क्या कुछ ज्यादा ही नर्वस नहीं हो शैडो मोनार्क? जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था उसी वक्त मैं उस हाथ को तोड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि तुमने मुझे खुश कर दिया। तुम यहाँ पर मुझे एक दुनिया के कोने पर लेकर आए, और जैसा कि तुम भी एक मोनार्क हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास पिछले शैडो मोनार्क की यादें मौजूद हैं तो तुम्हें तो सब कुछ पता होगा, लेकिन तुम्हें सच्चाई नहीं पता है। हमारा दुश्मन ये दुनिया नहीं है, हमारा दुश्मन वहाँ ऊपर है, रूलर्स की वो सेना। इसका यही मतलब होता है कि अंधेरे में जन्म लेने वाले सभी मोनार्क्स को मार देना चाहिए। और शैडो मोनार्क, तुम भी इस चीज़ से कोई अलग नहीं हो। मुझे पहले तो ये लगा कि मैं तुम्हें पहले ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद उनके साथ लड़ाई करूंगा, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका है। तुम्हारे साथ लड़ाई करने के बाद तुम्हारे पास बहुत अलग तरीके मौजूद हैं जिसके साथ तुम लड़ाई करते हो, और मैं ये बता सकता हूँ कि अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाते हो तो हमारा जीत पक्का है। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार को जिंदा छोड़ दूँ तो मैं ऐसा कर भी दूंगा। अगर तुम मुझे ये भी कहोगे कि मैं तुम्हारे देश को भी छोड़ दूँ तो मैं वो भी कर दूंगा। अगर तुम ये भी चाहोगे कि मैं मेरे सोल्जर्स के साथ इस जगह को छोड़कर चला जाऊँ तो मैं ये भी करूँगा। मैं चुपचाप शांति से यहाँ से चला जाऊँगा, इस जगह के ओनर होने के नाते, यानी बस इस कैसल का नहीं, इस पूरे प्लेनेट का। तुम्हारे पास सच में बहुत ही ज़्यादा काबिलियत मौजूद है, बस तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना होगा। क्यों ना तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ आ जाओ। अगर तुम्हारी और मेरी फोर्सेस मिल जाती है तो रूलर्स के सोल्जर्स को आसानी से हराया जा सकता है। फिर तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ये देश और तुम्हारा ये प्लेनेट बिल्कुल शांति और अमन से भरा हुआ होगा। तो क्या ख्याल है शैडो मोनार्क, तुम मुझे ज्वाइन करोगे? तुम मुझे हंसने पर बिल्कुल भी मजबूर मत करो। तुम मुझे ये बात कह तो रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है। तुम्हारी आंखों को देखकर ये लग रहा है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, है ना? तो और उसके बाद जिन्वू अपना पावर अप करके लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, और इधर मोनार्क भी तैयार हो जाता है। मुझे लगता है मैं इसे छुपा नहीं पाऊंगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तैयार हो जाओ शैडो मोनार्क। लड़ाई इधर फिर से शुरू हो जाता है। डिस्ट्रक्शन मोनार्क ने जिन्वू के ऊपर हमला कर दिया था। जिन्वू इधर ऊपर छलांग मारने के बाद केसल को बुलाता है। इधर डिस्ट्रक्शन मोनार्क खुद को फिर से ड्रैगन में तब्दील कर देता है और फ्लेम थ्रोअर हमले के माध्यम से जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है। जिन्वू इधर केसल के साथ उस हमले से बच जाता है। केसल, जल्दी नीचे की तरफ उड़ो। तुरंत इधर हम केसल को देखते हैं जो कि अपना पाथवे सामने की तरफ से दाहिने की तरफ मोड़ देता है, जिससे जिन्वू को एक रोटेशन मिल जाता है और एक फ्री पार्ट मिल जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। जिन्वू उसके ऊपर अपने ब्लेड के साथ हमला कर देता है। ऊपर से नीचे तक जिन्वू तेजी से हमला करता है उसके ऊपर, और फिर वो फिर से केसल के ऊपर आ जाता है। क्या उसके ऊपर कोई चोट आया या फिर नहीं? तुम मुझे बस उस चीज से खरोच नहीं पहुंचा सकते। जिन्वू इधर जल्दी से केसल को वहां से निकलने के लिए कहता है क्योंकि वो हमला करने वाला था, और फिर वो फिर से ड्रैगन रोर का इस्तेमाल करता है, जिससे केसल हवा में ही फ्रीज हो जाता है। वो उड़ नहीं पाता है और उसके बाद वो जिन्वू को छोड़कर आगे निकल जाता है। केसल, जिन्वू इधर नीचे जमीन पे उतर जाता है और केसल भाग जाता है। एक बार फिर से जिन्वू के ऊपर फ्लेम थ्रोअर से हमला होता है। इस बार डायरेक्ट हिट लगता है, बट जिन्वू उससे भी बच जाता है और वो जाकर दूर पानी में गिरता है। जिन्वू पानी में जाकर तो गिरता है, लेकिन जाहिर है इधर मोनार्क को भी पता था कि इस हमले से उसे कुछ भी नहीं होने वाला। जिन्वू इधर तेजी से बाहर आता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। जिन्वू जब भी उसके स्किन के ऊपर पैर रखता है तो वो बिल्कुल मैग्मा की तरह गर्म होता है। जिन्वू वहाँ पर एक के बाद एक हमला करते जाता है और वो अपने पंजों से जिन्वू के ऊपर हमला करने के लिए पंजा मारने लगता है। जिन्वू उधर से हट जाता है और वो अपने समन्स को बुलाता है। Arise। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे समन ड्रैगन्स आ जाते हैं और उसके ऊपर धीरे धीरे काटने लगते हैं।
एक ड्रैगन पंजों से उसके गले को पकड़ लेता है और एक ड्रैगन अपने मुंह से फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करने लगता है। फ्लेम थ्रोअर के सहारे दोनों ड्रैगन उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वो भी इधर सोचने लगता है कि ऐसे एंशिएंट ड्रैगन की तरफ कोई फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल अगर करे तो वो क्या कारीगर होगा या फिर नहीं। और इधर जिन्वो यही सोचने लगता है कि वो जैसे लड़ाई करता है वो तरीका कोई ड्रैगन राजा के विरुद्ध या फिर डिस्ट्रक्शन मोनार्क के विरुद्ध कोई काम भी नहीं आएगा। मुझे इससे भी ज़्यादा ताकत चाहिए, और भी ज़्यादा ताकत, एक ऐसी ताकत जो कि एक पत्थर भरे पहाड़ को भी बस एक ही मुट्ठी से तोड़ सके। रुक जाओ, एक आर्मर। और उसके बाद जिन्वो फिर से और एक शैडो को बुलाने लगता है, लेकिन इस बार तरीका अलग होता है। वो शैडो ड्रैगन किंग की तरफ एक जैकेट की तरह आने लगता है। इन छोटे मोटे शेडोज के साथ तुम मुझे हरा सकते हो, तुम्हें ये सब लगता है क्या? आखिर ये करने क्या वाला है? ये तो कुछ भयानक सा लग रहा है। ये अंधेरे की वो पूरी शक्तियां है। आखिर ये शक्तियां आ कहां से रही है? आखिर इसका क्या मतलब है? ये फिर से आखिर क्यों हो रहा है? एक आर्मर, मैं अंधेरे का इस्तेमाल करके एक आर्मर बना सकता हूँ। एक बहुत ही बड़ा, ताकतवर और घने अंधेरे के साथ एक आर्मर। इसे इतना बड़ा बनाना होगा ताकि दुनिया के सभी जीवित जीव इसको देख पाए। डिस्ट्रक्शन मोनार्क वहां पर बिल्कुल हैरान हो जाता है डार्कनेस यानी शैडो मोनार्क का ये ताकत देखने के बाद। एस्ट्रोलाइजेशन? नहीं, ये तो असंभव है। शैडो मोनार्क वो है जो कि लाइट ऑफ द फ्रेगमेंट्स में से एक है, और सभी मोनार्क्स के पास ओरिजिनल एक फॉर्म्स के अलावा और कोई भी फॉर्म्स मौजूद नहीं है। तो आखिर इसका फॉर्म इतना बड़ा और विशाल कैसे हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन क्या उस मरे हुए को इस दुनिया में इसने फिर से जिंदा कर दिया है? अभी तो ये बस एक साधारण सा इंसान ही था, तो ये ऐसा कैसे कर सकता है? वो आखिर डेड इंस्टिंक्ट्स की पावर का इस्तेमाल ऐसे कैसे कर सकता है? तो आखिर यही मैं हूँ। जिन्वो इधर अपनी हाथों को देखने लगता है, इसमें कमाल का स्ट्रेंथ और कमाल की पावर मौजूद है। तो यह है मोनार्क की असली ताकत जो उसने एब्जॉर्ब किया था, और उसके बाद उसने वो चीज़ मेरे लिए छोड़ दिया। तो मेरा असली शरीर इस बड़े से शरीर के अंदर ही छुपा हुआ रहेगा। कमाल का है, मैं इस ताकत को महसूस कर पा रहा हूँ। अब समझ में आया, तुम वो इंसान हो जो अपने जिंदगी के बहुत सा वक्त जीवन और मृत्यु के बीच में गुजारा है। तो इसी वजह से ही शैडो मोनार्क का एब्सॉर्ब पावर तुम्हारे अंदर आ गया, इस सामान्य मनुष्य के अंदर। इस इंसान ने ही खुद के साथ ही बहुत ज्यादा लड़ाई की है, जिसके चलते इसे ये ताकत मिला है। जिन्वो की ऐसी ताकत देखने के बाद उसे लगता है कि उसे खत्म कर ही देना चाहिए। वो उसके ऊपर फिर से फ्लेम थ्रोअर से हमला करता है, लेकिन जिन्वो उससे साइड होकर बच भी जाता है और अपना हथियार बाहर निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है। एक ही पल में डिस्ट्रक्शन मोनार्क के ऊपर एक हमला हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और उसके बाद वो दोनों ही स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और हाथ से लड़ाई करने लगते हैं। दोनों में ही इधर हाथों के ताकत का प्रदर्शन चलने लगता है। वो दोनों हाथ से ही फाइट करने लगते हैं और एक दूसरे को धीरे धीरे करके पीछे धकेलने लगते हैं। और जहाँ पर जिन्वो अपने शैडो मोनार्क के रूप में ही ड्रैगन राजा को एक के बाद एक मुक्का मारे जा रहा था। जिन्वो उसे और ही मार रहा था, लेकिन ड्रैगन राजा उसे पकड़कर ऊपर उछाल देता है। जिन्वो इधर ऊपर की तरफ चला जाता है और ज़मीन पर आकर तेज़ी से नीचे आकर गिरता है। जिन्वो का कैसल आधा तबाह हो जाता है और उसके बाद ड्रैगन राजा इधर फिर से फ्लेम थ्रोअर से हमला करता है, लेकिन जिन्वो उससे बच जाता है। तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दोनों एक दूसरे के ऊपर ज़ोरदार हमला करने लगते हैं। नॉनस्टॉप उसके बाद वो फाइट चलने ही लगता है, जहाँ पर ड्रैगन राजा हवा में जाकर बहुत सारे फ्लेम थ्रोअर का हमला एक साथ करता है, लेकिन जिन्वो इधर उससे भी फिर से बच जाता है और ऊपर छलांग मार के ऊपर आ जाता है। बहुत सारे शैडो तलवारों के साथ वो डिस्ट्रक्शन मोनार्क के ऊपर हमला कर देता है और एक दूसरे के अंदर फिर से वही, इधर शैडो स्वॉर्ड और उधर वही फ्लेम थ्रोअर। इधर फाइट चलते चलते जिन्वो का टाइम अप हो जाता है और वो उसके बॉडी में फिर से वापस आ जाता है। इतने बड़े फॉर्म को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता,
इसमें बहुत ही ज़्यादा माना लगता है। मैं तुम्हें आखिरी ऑफ़र देना चाहता हूँ, क्या तुम अभी भी मेरी बात को नहीं मानोगे? मैं एक मॉन्स्टर का साथ कभी भी नहीं देना चाहता। जिनवू अपना खंजर निकालकर फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो तुम। जिसके बाद डिस्ट्रक्शन मोनार्क अपना फायर तलवार निकालने लगता है और उसके बाद वो दोनों उसी से ही एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। ट्रांसफिगरेशन और डिस्ट्रक्शन आर्मी तुम्हारे दुनिया को पूरी तरीके से तबाह कर देगा और आखिर में तुम किसी को भी बचा नहीं पाओगे। चाहे तुम मौत के राजा ही क्यों ना हो, लेकिन एक इंसान को मौत से डर लगता ही है। मैं अगर मेरी आग को और भड़काऊं तो तुम्हारा शरीर जलकर राख नहीं बन जाएगा। तुम जिन्हें जिन्हें बचाना चाहते हो, बहुत ही जल्द वो सब बस तुम्हारा एक सपना रह जाएगा। आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया है कि अवेकनिंग पावर क्या होता है, जिससे तुम सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हो। लेकिन और उसके बाद जिन्वू का एक खंजर हवा में उड़ जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो सभी चीखे और चिल्लाना जो कि इस दुनिया में होगा। जिन्वू पीछे हट ही रहा था, लेकिन तलवार से वो उसके पेट पर वार कर देता है। लेकिन आखिरकार यही वो युद्ध है, यही वो कुंज है जो कि विध्वंस फैलाने वाले सेनाएं इस इंसानों की दुनिया में फैलाने आए हैं। उनकी चीखें और रोने की गूंजें सुनो, उनकी आवाजों की गूंजों को सुनो, जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए निकल रहा है। और अब सभी चुप हो चुके हैं। तुम्हारा लिया गया एक फैसला जो कि तुम्हारे पछताने का कारण है। मैं अभी भी वही एक ही बात दोहराऊंगा। जहाँ पर हम देखते हैं जिन्वू नील डाउन होकर नीचे बैठा हुआ था और मोनार्क का तलवार उसकी गर्दन पे था, लेकिन हम उसके पीछे भी देखते हैं कि जिन्वू का खंजर उसके ऊपर था। जिन्वू उस खंजर को हिलाने के बाद उसके ऊपर हमला करता तो है, लेकिन उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड मौजूद होता है और उसके बाद जिन्वू उसके तलवार के नीचे से निकल भी जाता है। तुम्हें लगता है बस एक खंजर से ही तुम ड्रैगन के राजा को ऐसे ही खत्म कर सकते हो? इससे मुझे कोई भी छूट नहीं पहुंचेगा। उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे वहां पर सुबह होने लगता है। तुम्हें ये चीज मजेदार नहीं लगता? एक जो कि आग के अंधेरे में जन्मा और एक जो कि रोशनी के अंधेरे में। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, अब ये लड़ाई अंत तक पहुंच चुका है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अंत देख सकता हूँ। तो क्या तुमने ये सोच लिया कि तुम्हें आखिर कैसे मरना है? जिन्वू हमले के लिए आगे बढ़ने लगता है और डिस्ट्रक्शन आर्मी भी वहां पर नहीं पहुंचा था, तो उसे अपनी बात भी याद आता है। मैं उनके लिए तुम्हारे अवशेष यहाँ पर छोड़कर जाऊंगा। अंधेरे की घनी परछाई, ये सूरज। जिन्वू की परछाई सूरज की रोशनी से बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके अंदर से बहुत सारे शैडो सोल्जर्स निकलते हैं और डिस्ट्रक्शन के मोनार्क को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। तुम छलावटी कहीं के, मैं यहीं पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ड्रैगन राजा के सामने मरने का तुम्हें मैंने एक बहुत बढ़िया मौका दिया था। लेकिन हम इधर जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने डैगर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करने लगता है। उसके दूसरे ही वक्त हम इधर जिन्वू के पिता को भी देख पाते हैं और उसके बाद ही हम रियल शैडो मोनार्क को भी वहाँ पर देख पाते हैं। और उसके बाद हमें कोई और एक लड़के को भी दिखाया जाता है, जिसके बाद ड्रैगन राजा 2 टुकड़ों में कट जाता है। असल में मैं ये सोच रहा था कि तुम अपनी आंखों से अपनी मौत को देख पाते हो या फिर नहीं। उसके बाद हमें और एक बार जिन्वू के पिता को दिखाया जाता है। आसमान में दरारें आने लगता है और इधर ड्रैगन किंग डिस्ट्रक्शन मोनार्क को 2 टुकड़ों में काट देने के बाद आसमान फट जाता है। तो यारो, आज के एपिसोड की समाप्ति घोषणा हम यहीं पर ही करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का एक्सप्लेन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और यार, मॉन्स्टर का आवाज़ निकल के सच में मेरा गला मतलब अभी तो थोड़ा सा दर्द कर रहा है, और तो इसलिए और कुछ नहीं कहूँगा, यही आउटरो है भाई। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करो और कमेंट करो। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, दोस्तों में वीडियोस को शेयर भी कर देना, मतलब एक्सप्लेन को शेयर भी कर देना ताकि उनको भी सब कुछ पता चले। तो ख़त्म करते हैं आज यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।